नमस्कार दोस्तों, अंश म्यूजिक क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें खेद है कि हम बीच में काफ़ी गैपिंग हो गई, कुछ कारणवश हम प्रश्न आपके पास लेके क्लासेज नहीं आए नए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पिछले लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है बीपीए वोकल म्यूजिक बीएचयू का पेपर सॉल्व किए थे 2017 का। आज से हम इस सेशन में 25-25 क्वेश्चन के 4 सेशन करेंगे। तो आज एमपीए वोकल म्यूजिक बीएचयू 2014 का पेपर आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सेशन को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नए नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए सेशन को शुरू करते हैं। तो प्रश्नों की संख्या अगर देखें तो टोटल जो है प्रश्नों की संख्या जो होती है वो 100 होती है। 100 प्रश्न होते हैं, प्रश्न 100 होते हैं। समय जो होता है वो 2 घंटे का होता है और टोटल पूर्णांक जो होता है वो 300 का होता है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 अंक का होता है, ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न कितने का होता है? 3 अंक का होता है। थोड़ा और नीचे आते हैं और पढ़ते हैं कि क्या नोटिफिकेशन दिया है हम सभी के लिए। तो इसमें हम देखेंगे कि अधिकाधिक प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करें। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर बताया। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न का प्राप्तांक 0 होगा। यानी कि जैसे आप अगर एक प्रश्न सही करते हैं और दूसरा क्वेश्चन जो है आपने गलत कर दिया है तो इस पे आपको जो 3 अंक मिला था, तो ये जो दूसरा क्वेश्चन आपने गलत किया इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, बचेगा आपके पास 2 अंक, ठीक है। यानी कि 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अगर आपने एक सही किया एक गलत किया तो आपको मिलेंगे 2 नंबर, ठीक है। और कह रहा है कि प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न का प्राप्तांक 0 होगा। यानी कि आप कोई प्रश्न का उत्तर अगर नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं, तो भी आपको 0 नंबर ही दिया जाएगा, ठीक है। यदि अगला कहता है नंबर 2, यदि एकाधिक वैकल्पिक उत्तर सही उत्तर के निकट प्रतीत हों तो निकटतम सही उत्तर दे। यानी कि अगर ऐसा हो रहा है कि आपको लग रहा है कि इसमें से ये भी सही होना चाहिए, दूसरा भी सही होना चाहिए, तो आपको सबसे निकटतम जो प्रश्न लगे, सही होने के चांसेस लगें, उसका आंसर दीजिएगा, जो कि पहले ही क्वेश्चन में हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। इसका सही दूसरे नोटिफिकेशन नोट का, यानी कि दूसरा जो नोटिफिकेशन इसमें दिया है हमारे लिए, इसका एग्जाम्पल हम आपको पहले ही प्रश्न में दिखाते हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को बहुत लंबा नहीं बनाना है और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यह राग मारवा थाट का है, कौन सा? हिंडोल है, श्री है, ललित है, सोनी है, बताइएगा जल्दी जल्दी। तो हम देखते हैं कि हिंडोल क्या है, कल्याण का है, कट गया, ठीक है। श्री बताइएगा कमेंट बॉक्स में, श्री किस थाट का राग है। ललित की बात करें तो ललित और सोनी, अगर इन 2 की बात करें तो कौन सा राइट आंसर होगा, ललित होगा या सोनी होगा? अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो पहले का होगा वो सोनी होगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ललित क्यों नहीं होगा, ललित भी तो मारवा थाट का ही है, ठीक है। लेकिन ललित के 2 मत हैं। एक मत के अनुसार जो है ललित जो है मारवा का है और दूसरे मत के अनुसार ये पूर्वी थाट का ही है, ठीक है, ललित, ठीक है। तो यहाँ पे मतभेद है। यानी कि दूसरा ऊपर नोटिफिकेशन जो दिया था वो ये कहा था कि जो करीब का एकदम जो आंसर आपको सही लगे उसको आंसर करिएगा। तो यहाँ ललित जो है 2 थाटों से मिल वो के अंतर्गत आता है। कोई मानता है कि ये पूर्वी का है, कोई मानता है कि ये मारवा का है, लेकिन सोनी में कोई मतभेद नहीं है। सीधे सीधे सोनी किस थाट का है, तो मारवा थाट का है, इसलिए 4th इज द राइट आंसर। ओके, नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कौन सा राग प्रातःकालीन राग है? कौन सा राग प्रातःकालीन राग है? सारंग, मुल्तानी, विवास, बसंत, बताइएगा। तो
इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? विभास। विभास प्रातःकालीन राग है, सुबह गाया जाता है। आगे चलते हैं नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस राग में 2 मध्यम नहीं लगते? कौन सा ऐसा राग है जिसमें 2 मध्यम नहीं लगते हैं? परज है, पूर्वी है, ललित है या पुरिया धनाश्री है? बताइएगा राइट आंसर इसका। तो आप देखेंगे परज में दोनों मध्यम लगते हैं, पूर्वी में भी लगते हैं, ललित में भी लगते हैं और पुरिया धनाश्री में जो है नहीं लगता है। तो तीसरे का चौथा ऑप्शन यानी कि पुरिया धनाश्री इज द राइट आंसर। नंबर 4, ठुमरी गायन शैली में प्रयुक्त ताल है 4 ताल, जत ताल, जप ताल, रूपक। बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? जत ताल। जत ताल 16 मात्रे का ताल है, ठीक है ना, 16 मात्रे का ताल है, ठीक है। जप ताल 10 मात्रे का है। सादरा जो है जप ताल में गाया जाता है। सादरा एक गायन शैली है, वो जप ताल में गाया जाता है। 4 ताल जो है वो 12 मात्रे का ताल है, ठीक है। रूपक सब जानते हैं, इसका अधिक प्रयोग जो है सुगम संगीत के अंतर्गत होता है। 7 मात्रे का ताल है, ठीक है। तो चौथे का 2 इज द राइट आंसर। अगला चलते हैं। टप्पा शैली इससे जुड़ी हुई है। टप्पा शैली किससे जुड़ी है? राजस्थान से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश, गुजरात। किससे जुड़ी हुई है? तो टप्पा किससे जुड़ी है? पंजाब से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। टप्पा जो है पंजाब से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सारे निशा गरे मागा इस राग का भाग है, यानी कि छाया नट का है, गौड़ सारंग का है, मियाँ मल्हार का है, कामोद का है। किसका है बताइएगा। तो ये जो स्वर समूह है ये किस राग का है? तो इसका जो है गौड़ सारंग, ठीक है। क्या है? गौड़ सारंग का है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। पंडित राम सहाय एक प्रसिद्ध कलाकार थे इस विधा के। किस विधा के पंडित राम सहाय जी जो प्रसिद्ध कलाकार थे? गायन के, तबला के, सितार के और सारंगी के। बताइएगा इसका राइट आंसर। तो पंडित राम सहाय जी तबला से थे, सेकंड इज द राइट आंसर। और ये बनारस घराने के क्या थे? संस्थापक थे, ठीक है ना। ये बनारस घराने के संस्थापक थे। आगे क्वेश्चन नंबर 8। धीना धीना किस ताल का अंश है? धीना धीना किस ताल का अंश है? बताइएगा जरा। तो दमार का है, जप ताल का है, रूपक का है, दीपचंदी का है। तो अगर हम देखें इस ताल को अगर समझते हैं तो रूपक जो है, अगर झप ताल और रूपक को देखें तो झप ताल जो होता है धीना धी धीना ये होता है, ठीक है। पहले पे सम, दूसरे पे दूसरी ताली होता है, ठीक है ना। और रूपक को देखेंगे अगर तो रूपक का तीना धीना धीना, ठीक ना। तीना धीना धीना, ठीक है। ये हो गया 3 2 2 मात्रे का 3 विभाग है। पहले पे ही खाली होता है, दूसरे पे ही यानी पहला सम बोलिए, सम या पहला ताली और दूसरे पे दूसरी ताली, ठीक है ना। एक ऐसा ताल जिसके पहले मात्रे पे ही खाली होता है, रूपक तीना धीना धीना। तो
अगर देखा जाए, अगर इस हिसाब से जो इसमें पहले मात्रे पे सम लगाया है, दूसरे पे दूसरी ताली लगाया है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा जो है राइट आंसर 3 8 का तीसरा आंसर जो है सही होगा, रूपक झपताल नहीं होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर इस हिसाब से देखा जाए कि मिस प्रिंटिंग है, धीना धीना ये करना चाहता है तो झपताल भी हो सकता है, लेकिन जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है मुझे, इस हिसाब से मैं रूपक के साथ जाऊंगा, क्योंकि रूपक में पहले पे खाली होता है पहले मात्रे पे, दूसरे विभाग में जो होता है वो सम होता है, यानी कि पहली ताली होता है, और तीसरे विभाग में दूसरी ताली होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह शैली महाराष्ट्र से संबंधित है। बाउल, अभंग, होरी, मांड। बताइएगा इसका राइट आंसर। बाउल सब लोग जानते हैं कहाँ का है, बंगाल। ठीक है, बाउल बंगाल का है। होरी हमारे उत्तर प्रदेश, ब्रज। ठीक है ना। और मांड जो है कहाँ का है, केसरिया बालम, आओणी पधारो मारे देश, राजस्थान। ठीक है, तो बचा कौन, अभंग। अभंग इज द राइट आंसर, नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। प्रणव रंग, क्वेश्चन नंबर 10। प्रणव रंग उपनाम है इनका। किनका प्रणव रंग उपनाम है? पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का, बड़े गुलाम अली खां, फयाज खां का, पंडित रामाश्रय झा का। बताइएगा। तो इसका क्या होगा, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, पंडित रामाश्रय झा जी का है। पंडित रामरंग जी के नाम से जाने जाते हैं, कि जो बंदिशें मिलती हैं वो रामरंग जी के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन। राग तत्व विबोध के रचयिता है। राग तत्व विबोध के रचयिता कौन है? पंडित श्रीनिवास, पुंडरीक विट्ठल, अहोबल, भरत। तो इसका फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यह राग काफ़ी थाट से संबंधित है। देशी, भीमपलासी, रामकली, अडाना। बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा भीमपलासी। ठीक है ना, भीमपलासी द राइट आंसर। देशी बिलावल का है, रामकली भैरव का है, अडाना जो है आसावरी का है। ठीक है। क्लेरोनट इस वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी क्लेरोनट जो वाद्य है, इंस्ट्रूमेंट है, वो किसके अंतर्गत आता है? घन के, तत् के, अवनद के, सुशीर के। बताइएगा 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो सुशीरवाद होगा। ठीक ना, क्लेरोनट फूंक के बजाया जाने वाला वाद है, सुशीरवाद है। अगर आपने वाद्य वर्गीकरण पे अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस लिंक पे जाएं और देखें कैसे ये अलग होते हैं, घन, तत्, अवनद, सुशीर। काफ़ी अच्छे से मैंने वीडियो बना रखा है, उस पे जाएं और देखें। क्वेश्चन नंबर 14। पंडित विनायक तोरवी इस घराने से संबंधित हैं। 14 नंबर का राइट आंसर बताइएगा। तो किराना, आगरा, ग्वालियर, जयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 ग्वालियर घराने के थे पंडित विनायक तोरवी जी। क्वेश्चन नंबर 15। प्राचीन समय में ध्रुपद गायक कहलाते थे। कलावंत, वाग्यकार, गायक, नायक क्या कहलाते थे? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 15 का? तो कलावंत। जो प्राचीन समय में ध्रुपद गायक होते थे, गायक थे जो गाते थे, उनको क्या कहा जाता था? कलावंत। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। कौन सा स्वर 2 श्रुतियों का है? कौन सा स्वर कितने का है? 2 श्रुतियों का है। ऋषभ, मध्यम, गंधार, धैवत। बताइएगा 16 का। तो ऋषभ जो होता है वो, देखिए उसका फार्मूला मैंने पहले भी बता रखा है, 4 3 2 4 4 3 2। ठीक है। तो ये हो गया आपका सा, ये रे, ये हो गया ग, ये हो गया मा, ये हो गया प, ये हो गया धा। ठीक है ना, यानी कि सा 4 3 रे 2 ग, म 4 प 4 ध 3 और नी जो होगा वो 2 का होगा। तो ऋषभ जो है वो 2 श्रुतियों का 3 श्रुतियों का है। मध्यम वो है वो 4 का है। गंधार जो है वो 3 का है, 2 का है। और धैवत जो है वो क्या है? 3 का है। तो
इसका 16 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 3 गंधार। गंधार जो है वो कितने का है 2 श्रुतियों का स्वर है। क्वेश्चन नंबर 17, नाट्य शास्त्र में वृंद के लिए ये शब्द है, नाट्य शास्त्र में वृंद के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? वृंद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है नाट्य शास्त्र में? बताइएगा इसका राइट आंसर। आतोत, कुतुब, कुशलव, गाथा क्या है? तो सेकंड इज द राइट आंसर, कुतुब कहा गया है। वृंद के लिए कुतुब शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। भरत भाष्य के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 18, फकीरुल्लाह, नान्यदेव, सिंह भोपाल, भरत। भरत भाष्य के लेखक कौन है जल्दी बताइएगा। तो इसका भरत भाष्य का राइट आंसर क्या होगा 3 नान्यदेव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का नान्यदेव जी हैं। ठीक है। भरत भाष्य, भरत नाम दे के भरत को ना लगा दीजिएगा। नाम से कभी कभी ऐसा नहीं होता है, बहुत लोग एग्ज़ाम में ये देखते हैं कि नाम का अगर है तो जाहिर सी बात है वही लिखा होगा, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम धोखा खा जाते हैं। तो भरत भाष्य दे के भरत को ना लगा के इस पर ध्यान दीजिएगा। ये किसका है? नान्यदेव जी का है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। राग देसी इस थाट से संबंधित है। असावरी, काफ़ी, तोड़ी, भैरवी किससे है? 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा। तो अभी ऊपर ही मैंने बताया है, ये क्या है? असावरी थाट का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ताल के कितने अंग हैं? क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो बताइएगा। ताल के कितने अंग हैं? 6, 7, 2, 5। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ताल के जो है कितने अंग हैं? 6 अंग होते हैं। ठीक है। ताल के 6 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वैदिक काल का मुख्य वाद्य था? सितार, दुंदुभी, वेला, वीणा। ठीक है। तो वैदिक काल में जो है बीड़ा लेके गाने का प्रचलन था। बीड़ा प्रमुख वाद्य होता था, इसलिए इसका 4th इज द राइट आंसर। 22 नंबर, आर्चिक तथा गान इसके भाग थे? किसके? ऋग्वेद के, सामवेद के, नाट्यशास्त्र के, नृत्य के। 22 का सही आंसर बताइएगा। तो ये आर्चिक तथा गान किसके भाग थे? सामवेद के थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, राग रागनी पद्धति के मुख्य राग हैं? 4, 5, 6, 7 कितने होंगे बताइएगा। तो इसके 3rd इज द राइट आंसर। इसके 6 जो है मुख्य राग होते थे, 6, 36, 36 ऐसा कॉन्सेप्ट था। इस पे एक वीडियो बनाएंगे, अगर आप लोगों ने कहा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप बनाना चाहिए वीडियो इस पे। नंबर 24 कि ग्राम राग की उत्पत्ति इससे हुई है? ग्राम राग की उत्पत्ति किससे हुई है? राग से हुई है, जाति से हुई है, मूर्छना से हुई है, ग्राम से हुई है? किससे हुई है ग्राम राग की उत्पत्ति? तो जाहिर सी बात है जो जाति था, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर, जाति था, इससे जो है ग्राम राग की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है ना। जाति से ग्राम राग की उत्पत्ति हुई थी और ग्राम राग ये शारंगदेव जी ने माना है। ठीक है। 30 ग्राम राग, 30 ग्राम राग उन्होंने बताए हैं अपने संगीत रत्नाकर में। और आज का अंतिम प्रश्न, गुलाम रसूल इस घराने से संबंधित हैं? गुलाम रसूल इस घराने से संबंधित है? आगरा, ग्वालियर, जयपुर या दिल्ली? आगरा, ग्वालियर, जयपुर या दिल्ली? किस घराने से बताइएगा। गुलाम रसूल जी। तो आज का अंतिम प्रश्न, जो है गुलाम रसूल जी ग्वालियर घराने के थे, हालांकि ये लखनऊ से थे। ठीक है। बाद में ये लोग ग्वालियर आते हैं, इसलिए इनको गुलाम रसूल जी का संबंध भी ग्वालियर से जोड़ा जाता है। तो ये रहे आज के 25 प्रश्न। कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और मिलते हैं अगले प्रश्न में, अगले क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।